नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन राजपूत उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ खुशखबरी को बांटने के लिए आया हूं। आज मेरे साथ जो खड़ी हैं उनका नाम है निशा ठाकुर जी। ये अभी लोक सेवा आयोग द्वारा 2024 में जो परीक्षा आयोजन हुआ था, उनके जो परिणाम घोषित हुए हैं उनमें वो डीएसपी के पद पर चयनित हुई हैं। उन्हीं का जो संघर्षों की कहानी है, रणनीति क्या रही है तथा उनकी तैयारी कैसे रही, उनके मार्गदर्शक कौन रहे, उसी के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं निशा ठाकुर जी के बारे में, ये 2022 में हमारे साथ जुड़ती हैं उड़ान परिवार के साथ तथा अपने तैयारी को ये निरंतरता बनाए रखती हैं। 2022 में हमारे संस्थान में वो 2000 सीजीपीएससी प्री तथा व्यापम की एक बैच लेती हैं, उसमें तैयारी वो निरंतर बनाए रखती हैं। और 2023 में जब शिक्षक का भर्ती का एग्जाम होता है तो वो सहायक शिक्षक के पद पर चयनित होती हैं, लेकिन उम्र कम होने की वजह से उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है। पहला अटेम्प्ट था उनका सहायक शिक्षक के लिए तथा उसमें वो सिलेक्शन भी ले लेती हैं, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद भी वो ज्वाइनिंग नहीं कर पाती हैं। तो एक उन समय का एक दुख था, उसको दुख को लेकर फिर से अपने रणनीति में आगे बढ़ना, फिर से तैयारी करना और पीएससी को टारगेट लेकर हमें पीएससी क्रैक करना है, इस टारगेट को लेकर वो आगे बढ़ती हैं। उन्हीं की कहानी आज जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं निशा ठाकुर जी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। और साथ ही साथ मैं व्यक्तिगत तौर से तथा संस्थानिक तौर से इनको डीएसपी पद पर चयनित होने पर बधाई देता हूं तथा हमारे सभी स्टाफ और फैकल्टी की तरफ से इनको मैं डीएसपी पद पर चयनित होने पर बधाई देता हूं। धन्यवाद सर। आज मैं स्वयं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे छात्रा भी रही हैं। मैंने इनको प्री में, मेंस में भी इनको अध्ययन कराया हूं। साथ ही साथ संस्थान भी आज अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि ये महज 22 साल की उम्र में आज डीएसपी के पद पर चयनित हुई हैं। जो व्यक्ति आज 22 साल की उम्र में डीएसपी अगर बन सकता है तो समझिए वो आगे कितने आगे बढ़ सकते हैं। कई लोगों का यह सपना होता है डीएसपी पद पर बने रहना, क्योंकि ये थोड़ा सा आप जानते हैं थोड़ा पावरफुल पद है। और आज ये 22 साल की उम्र में हमारे सामने डीएसपी के पद पर है हमारे संस्थान। और मैं व्यक्तिगत तौर से फिर से इनको मैं बधाई दूंगा कि वो अपने इस सफलता की राज हमें बताएंगे, वो किस रणनीति में थे, कैसा काम किए, अपनी पढ़ाई में कितना मेहनत किए और आज जाके डीएसपी के पद पर चयनित हुए। तो सबसे पहले मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आपका जो शिक्षा का जो प्रयास था, जो आपकी प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा? कहने का मतलब शिक्षा में फिर आपने कॉलेज किया होगा, तो आपकी शिक्षा कैसे रही, आपका गांव का स्थिति क्या रहा, वो थोड़ा सा आप बताएंगे कि आप शिक्षा में कहाँ तक किए हैं? जी हाँ, तो थोड़ा सा अवगत कराते हैं हमें। जी सर। सर मैंने अपनी प्रारंभिक विद्यालय गांव के शासकीय विद्यालय से संपन्न की है। उसके पश्चात फिर मैंने यहीं रायपुर से ही डीएलएड संपन्न किया है। उसके पश्चात फिर मैं शिक्षक भर्ती उसी कारण अपियर हो पाई हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन अपना बीएससी मैथ्स में आरंग कॉलेज से संपन्न किया है। अच्छा, तो आपका जो गांव में शिक्षा का स्तर है जी, वो क्या बेहतर रहा आपके इस पढ़ाई के लिए? जी, क्या वो शिक्षा जो प्राइमरी स्कूल में आप पढ़े थे, मिडिल स्कूल में जो पढ़े होंगे, हाई स्कूल में जो पढ़े, तो वो क्या आपके लिए लाभदायक रहा कि नहीं? आपके गांव का शिक्षा स्तर कैसे रहा, जिससे आपको कैसे मार्गदर्शन मिला? जैसे कहने का मतलब ये कि आप देखे होंगे कई गांवों में ऐसे हैं जहां शिक्षा के लिए तो स्कूल खोले गए हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर इतना बेहतर रहा नहीं। जी, तो बच्चे को उतना नॉलेज हो नहीं पाता कि मुझे पीएससी करना है कि सहायक शिक्षक बनना है। जी, आपकी घर की स्थिति कैसे रही? जी, तो ये थोड़ा बताएंगे कि मतलब शिक्षा का स्तर कैसा रहा, मतलब लोगों का कैसा एटमॉस्फेयर में आप रहे हैं? जी सर। सर चूँकि अब मैं एक शिक्षक, मेरे पापा जी शिक्षक हैं। अच्छा, तो अच्छा। ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरे गांव में भी शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा है। गांव में 12वीं तक शासकीय विद्यालय है। हाँ। उसके पश्चात फिर गाइडेंस तो सर घर से ही मिल गया था कि आगे चलकर आपको कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करना है। अच्छा, तो जैसे ही मेरा विद्यालय की शिक्षा संपन्न हुआ, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करते करते ही फिर मैं कोचिंग से जुड़ गई थी और कोचिंग के मार्गदर्शन में ही फिर मैंने अपने तैयारी को पूर्ण किया है। तो जैसे 10वीं के बाद हमें कोई सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, जी। तो आपका सब्जेक्ट क्या रहा उसमें? जी सर, 10वीं के बाद मैंने गणित विषय चयन अच्छा, किया। गणित विषय। आपका गणित मतलब पहले से थोड़ा अच्छा रहा होगा, तो आपने गणित विषय चयन किया। जी सर। तो उसके साथ गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आप ये लेकर अध्ययन किए। जी, जी। तो ये कहीं ना कहीं आपके सामने वाले एग्जाम जब देते थे आप, चाहे वो सहायक शिक्षक को दिए आप, चाहे अभी हम डीएसपी की अगर बात करें लोक सेवा आयोग के, तो उसमें भी आपको उस बेनिफिट मिलता है। जी सर।
जैसे कोई बच्चा अगर चलना चाहता है कि हो सकता है 10वीं और 12वीं के बाद जी। कई लोगों के मन में शंका रहता है क्या हमें अगर सिविल सर्विस में जाना है यस सर। तो क्या हमें मैथ्स लेना चाहिए, बायो लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट्स लेके पढ़ाई करना चाहिए। जी। क्योंकि गाँव में एक परंपरा चल गई है कि अगर ना आप आर्ट्स लिए हैं तो ऐसा है कि आप गधे जी हैं, सर। लेकिन सिविल सर्विस के लिए आर्ट्स एक अपना अलग ही महत्वपूर्णता है, जी सर। महत्वपूर्ण विषय है उसमें। क्योंकि आज जो सिविल सर्विस का तैयारी आगे करते हैं उसको पता चलता है कि भैया आर्ट्स का महत्व कितना रहा है। जी जी। है कि नहीं? जी सर। तो आपको पहले से ऐसा था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है जी। कि आपने अचानक से इसमें स्विच किया कि चलो आज मैं ये करते हैं, या घर वाले ऐसे बोले कि नहीं आपको ये करना चाहिए? जी सर, 12वीं के बाद तो मैं सिविल सर्विस के बारे में नहीं सोची थी, मैं शिक्षिका ही बनना चाहती थी। अच्छा अच्छा। किंतु जैसे मेरा डीएलएड संपन्न हुआ और मुझे थोड़ी सी पीएससी के बारे में जानकारी हुई, तो फिर मैंने उसके बाद फिर डीएलएड के बाद ही मैंने तैयारी शुरू की। और ये सही है सर कि बोलते हैं आर्ट्स नहीं लेना चाहिए, मैथ्स ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पीएससी अपने आप में वृहद है, यहाँ सभी सब्जेक्ट का उतना ही वेटेज है। अच्छा। तो आप 10वीं के बाद जो भी सब्जेक्ट लो, आपको आके सभी सब्जेक्ट का कॉमन तैयारी करना है। और अगर आप पहले से तैयारी करना चाहते हो तो फिर कोई मैटर नहीं करता है आपका सब्जेक्ट कौन सा है। मतलब सभी सब्जेक्ट में आपको संतुलन बना के रखना है तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे। जी जी। जैसे अगर बात करते हैं अपन, अभी आपका ये पहला अटेम्प्ट था सीजीपीएससी सर। का, क्योंकि आप 22 साल की उम्र में अगर आप डीएसपी हैं तो मेरे पहला अटेम्प्ट था आपका, पहला पीएससी का प्री दिए होंगे आप, पहला आप मेंस दिए और पहला ही आपका क्या रहा, इंटरव्यू। तो क्या पहली ऐसी रणनीति थी आपकी कि मुझे प्री में क्या करना चाहिए, मेंस में क्या करना चाहिए, और किनके मार्गदर्शन से आपने उसे पढ़ाई स्टार्ट किया? आपकी जो जर्नी रही, कोचिंग में जर्नी रहा जी, कि आपने कोचिंग में क्या सीखा, पूरा योगदान कैसे रहा, कैसे मिला? कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो क्या कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? क्योंकि कई लोग का मानसिकता है कि हम घर में पढ़ के निकाल लेंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगा क्योंकि कोचिंग तो थोड़ा सा मार्गदर्शन आपको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आप बोले भैया वृहद है सब्जेक्ट, जब वृहद है अगर सब्जेक्ट आपका तो आप कितना पढ़ोगे वो एक कोचिंग वाला ही बता पाएगा। जी सर। है कि नहीं? तो आपका क्या रणनीति रहा प्री में, मेंस में क्या रणनीति रहा, ये थोड़ा बताएंगे? जी सर। सर सबसे पहले तो ये चूंकि आपने बताया मेरा प्रथम प्रयास था, तो मुझे शुरू से यही था कि मुझे पहली बार में ही सब चीज़ क्लियर करना है। तो प्रीलिम्स के लिए तो मैं जैसे कोचिंग के गाइडेंस में ही पढ़ी हूँ, तो फिर मैंने जो मेन सब्जेक्ट हैं उस पर मैंने काम करना तैयार कर दिया था। जो छत्तीसगढ़ जीएस और भारत के जीएस हैं उसमें मैंने अपना तैयारी स्टार्ट कर दिया था। तो उड़ान के ही मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी प्रीलिम्स के लिए, और जुलाई से ही मैं सर टेस्ट सीरीज़ दिला रही थी यहाँ। उसी के साथ साथ तैयारी के लिए मैंने लाइब्रेरी का भी सहारा लिया था। और लाइब्रेरी में भी मैं पढ़ती थी और संडे यहाँ आके टेस्ट सीरीज दिलाती थी। तो इस दौरान मैं सभी टीचर्स के भी संपर्क में रही कि मुझे सर किस तरह तैयारी करनी चाहिए ताकि मेरा प्रीलिम्स से निकले और आगे फिर मैं मेंस के लिए तैयारी कर पाऊँ। क्या प्रीलिम्स के लिए जी क्या हमें कोई बुक लेना चाहिए या किसी नोट्स के बदौलत हम निकाल सकते हैं? हमें किस में मेहनत करना चाहिए प्री निकालने के लिए? जी, अब सर जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई बुक वगैरह पढ़ना चाहिए। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग का नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। मतलब एक सोर्स को आप बार बार पढ़िए, 4 सोर्स रखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए, लेकिन आप रिवीजन करते रहिए। ऐसा होता है कि आप पढ़ते जाओ पीछे चीज़ भूलते जाते हो। उससे अच्छा बार बार रिवीजन कीजिए, लेकिन सोर्स एक ही रखिए और जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे कोचिंग हो, सेल्फ स्टडी हो, अपने आप पूरा भरोसा रखिए। अच्छा, मैं आपका तो मेहनत देखा हुआ हूँ क्योंकि आप टेस्ट सीरीज जब देने आते थे, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, जी सर, तो आप मेहनत करते थे। आपका मेहनत देखा हुआ है क्योंकि हमने भाई सब बच्चे को हम ऑब्जर्व तो करते हैं कौन कैसा कर रहे हैं, और दिन ब दिन आपने इम्प्रूवमेंट किया अपने ऊपर। प्री में भी आप पहले कम नंबर लाए, फिर ज़्यादा नंबर लाए, फिर ज़्यादा नंबर टेस्ट सीरीज में लाते गए और फिर प्री निकलने के लायक हो गए। उसके बाद मेंस में भी यही स्थिति रहा। जी सर, मैं आपका नंबर देख रहा था अभी मेंस में, तो आपने अच्छा नंबर गेन किया है। अगर बात करें तो आप देखते हैं तो अच्छे नंबर से आप सभी पेपर में, चाहे 7 पेपर अच्छे नंबर से गेन किया है आपने। जी सर। तो जैसे पहली बार आपका, जैसे अगर बात करते हैं मेंस देने का समय आया, तो उस समय आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? 7 पेपर है, 4 दिन में देना है, एक ही दिन में 6 घंटा लिखना है मुझे। जी सर। तो इस समय आपका स्ट्रेटेजी क्या रहा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए? आपका स्थिति ऐसा कैसे बना कि भैया हमें 7 पेपर देना है? क्योंकि हम कॉलेज में होता क्या है,
कॉलेज में हम करते क्या है भैया, तो कॉलेज में तो एक पेपर दिला है हिंदी का, तो इंग्लिश पेपर देना है अगर मान लो तो एक हफ्ते की छुट्टी है तो आराम से 7 दिन तक पढ़ते हैं। लेकिन पीएससी के मेंस पेपर में ऐसा नहीं है, कंटिन्यू आपका 4 दिन पेपर होना है, 7 पेपर है, प्रतिदिन 2 पेपर, लास्ट दिन 7वां पेपर होना है, तो एक पेपर होता है। तो स्ट्रेटजी क्या रही है आपकी, कैसे करते थे उस समय? जी सर, मेंस के लिए सबसे पहले तो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको लगातार 4 दिन तक बैठना है। तो उसके लिए सर मुझे एक तो लाइब्रेरी ने बहुत हेल्प किया है, वहाँ लगातार मतलब वही 8-10 घंटे बैठने का मेरा आदत हो गया था। साथ ही मैंने मेंस के लिए जो मुख्य विषय है उसमें लैंग्वेज जो पेपर 1 होता है, फिर ऐशे का पेपर और पेपर 4 और पेपर 6, इसमें मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत किया है, क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाऊंगी। इसके लिए भी सर मैंने टेस्ट सीरीज़ का ही सहायता लिया था। टेस्ट सीरीज़ में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं आंसर राइटिंग करती थी, और उसके हिसाब से फिर मैं अपना समय जैसे कम ज़्यादा होता था तो उसको मैं मैनेज करने की कोशिश करती थी। और लाइब्रेरी में भी यही था कि मैं सर टाइमर वगैरह सेट कर देती थी, और जो जितना हो सके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करती थी। और जब मेंस की बारी आई तब तक मुझे अपने आप में विश्वास था कि मैं प्रिपेयर हो चुकी हूँ। और मैं अब 3-4 दिन तक लिखने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब इतना आप प्रैक्टिस कर लो कि वहाँ जब बैठो तो दिमाग से ज्यादा हाथ चले। हाँ, मतलब क्वेश्चन देखना है अपने को और हाथ चलना प्रारंभ हो जाए कि भैया इतना प्रैक्टिस हमें मेंस में आवश्यकता पड़ती है। जैसे अभी आप सिलेक्शन लिए, पहली बार जब इंटरव्यू दिए गए होंगे तो आपको थोड़ा सा नर्वसपन तो रहा होगा, पहला इंटरव्यू है, कैसा होगा मेरे साथ, क्योंकि आपका इंटरव्यू का भी नंबर अच्छा है, क्योंकि कंपेयर करते हैं बाकी लोगों से जो, तो आप नंबर देखते हैं तो आपका नंबर भी अच्छा रहा इंटरव्यू में, तो नर्वसपन था। अब एक था कि मैं पहली बार किसी के सामने बैठूंगी तो सामने में कितने लोग होंगे, क्या पूछ देंगे, क्योंकि कोई सामने से क्या पूछ रहा है उसका जवाब देना आसान नहीं है ना, क्योंकि पहले से हमें पता नहीं हो पूछने वाले क्या है, रेंज क्या है नहीं पता है, कि वो आज हो सकता है अमेरिका के बारे में पूछ दे, हो सकता है छत्तीसगढ़ के किसी गांव के बारे में पूछ दे। तो उसमें आपने हैंडल कैसे किया अपने इंटरव्यू को लेकर? जी सर, इंटरव्यू के लिए भी सर मैं अपने टीचर्स को ही पहले तो श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे सर जिन डायमेंशंस में वो क्वेश्चन पूछ सकते थे उसके लिए मैंने तैयारी की थी। जैसे मेरा एजुकेशन हो गया और जो भी जो करंट का मुद्दा है वो सब। सर इंटरव्यू का सर मैं बोल सकती हूँ कि मैंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, और मैंने इंटरव्यू से पहले ही मतलब निश्चय ले लिया था कि मेरा इंटरव्यू कैसे भी जाए डरना नहीं है, और जितना हो सके नहीं पता है आपको कॉन्फिडेंस से उत्तर देना है, क्योंकि जहाँ जो मेंबर बैठे हैं उससे तो आप कभी मिले नहीं हैं। तो जितना आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाओगे उनको लगेगा कि बच्ची डर नहीं रही है, या फिर ऐसा है कि घबराना नहीं है। तो मुझे लगता है सर ये प्लस पॉइंट हुआ होगा। थोड़ा नर्वसनेस था पहले, किंतु जब सब लोग बैठे थे और सबको मैं डरते हुए देखी तब मेरे को लगा कि सबके जैसे डरूंगी तो फिर हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सोची कि कॉन्फिडेंस रहना है, जो होगा देखा जाएगा। अरे मैं मॉक इंटरव्यू देने आप आए थे यहाँ, तो सर लोग से मैं बात भी किया था, तो बोले कि निशा जो है अभी पूरा प्रिपेयर है, इनके में दिक्कत नहीं है, इनका सिलेक्शन निश्चित है। मतलब यहाँ मैं सर लोग से बात किया, सर लोग जो मॉक इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैं सर से बात किया था तो बताया कि इनका तो एकदम निश्चित है, क्योंकि वो जो जिस हिसाब से नॉलेज रखी हैं, तो मैं भी कंफर्म था कि आपका तो लगने वाला है। अब डीएसपी बनेंगे आप, देखो सबका सपना तो डीसी ही होता है, लेकिन अब पद कम थे, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार नहीं तो अगले बार लग जाएगा। लेकिन डीएसपी भी छोटा पद तो है ही नहीं, अपने आप में एक रॉ वाला पद है। और आप जब रिजल्ट आया, अभी बीच में अभी देखेंगे परसों रिजल्ट आया है, रात में रिजल्ट आया आपका, तो आप तो उत्सुक रहे होंगे रिजल्ट देखने, सब रहते हैं भैया, पटवारी एग्जाम देता है वो भी उत्सुक रहता है, आप तो लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो उत्सुकता तो बनी रही होगी, रात में नींद नहीं आ रहा होगा, रिजल्ट आएगा तभी सोना है, अपना देखना है। रिजल्ट आया, दूसरी चीज जब रिजल्ट आया पीडीएफ आया तो हम नाम सर्च कर रहे, नाम सर्च नहीं हो रहा है। हाँ, अब अपने आप को 643 से पूरा नीचे देखना है, ऊपर से नीचे मैं हूँ कहाँ। जी सर। जैसे जैसे 100 में आए होंगे थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ा होगा कि अरे मेरा कितना है, क्या है, 10 में आए 10 में नहीं हूँ, 20 में हूँ 20 में नहीं हूँ, तो एक नर्वसनेस बनते रहता है। तो कैसे आपने उस दिन रात में आपको कैसे लगा कि परिणाम आया, उसका लगता है कि भाई परिणाम आने के बाद मेरा तो हो गया, तो उसकी खुशी, पहली बार खुशी, मतलब एक सिलेक्शन का खुशी हुआ, अरे अब तो हो ही गया मेरा, तो सबसे पहले किसको फोन करके बताए, क्या हुआ, ये बताइए थोड़ा सा। सर जैसे लास्ट इंटरव्यू था जिस दिन, उस दिन ये था कि आज रिजल्ट आएगा, डर भी था मन में
लेकिन फिर मैं सोची मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ करके, फिर मैं लाइब्रेरी चली गई थी। आई मैं 9:30 बजे, उसके बाद बार बार कर स्क्रॉल करके देख ही रही थी वेबसाइट में, आ ही नहीं रहा था। घर में भी सब लोग जग रहे थे कि अब रिजल्ट आएगा करके। फिर जैसे ही 11:58 हुआ, फिर वैसे ही विस्तृत मेरिट लिस्ट आया, और जैसे कि आप बताए नाम सर्च हो नहीं रहा था, कैटेगरी भी सर्च नहीं हो रहा था। देखते गई टॉप 50 में भी नाम नहीं था, टॉप 100 में भी नाम नहीं था। थोड़ा सा लग रहा था डर कि हुआ है कि नहीं हुआ है करके। फिर जैसे ही मैं नीचे जा रही थी, तभी जब अपना रैंक देखी, फिर तुरंत मैं घर में मम्मी को कॉल की, फिर मम्मी और पापा से बात की, बताई कि इतना रैंक आया है। उन लोग भी बहुत खुश हो गए थे। उसके बाद फिर फाइनली मैं इमोशनल भी हो गई थी घर में बात करते समय। फिर फाइनली जब हुआ तब बहुत खुशी हुआ सर। हाँ, मतलब पहला है तो मैं सबसे पहले मम्मी पापा को बताया, तो खुशी में फिर रात भर नींद नहीं पड़ा। अब जितने दोस्त हैं, यार हैं, वो सब बधाई देने लग गए होंगे। ठीक बोल रहे हो। अब ये जो सिलेक्शन का दौर है, सफलता का दौर है आपका, ये सफलता का श्रेय, मार्गदर्शन आपका किसका रहा? मतलब सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखो, सफलता का श्रेय तो मम्मी पापा से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन मम्मी पापा भी एक दायरे तक आपकी सफलता का वो है, कोई ना कोई और ऐसा होगा जो सफल होने में आपका साथ दिए होंगे। जी सर। सर मम्मी पापा के बाद तो अब भैया ही मतलब सब चीज़ थे। वो कभी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं किए। हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। उसके बाद जैसे मैं रायपुर में रह के तैयारी की हूँ, तो यहाँ फिर जैसे कोचिंग से जुड़ी, तो हर एक टीचर मतलब मुझे गाइड करता था, कुछ भी पूछती थी, तो उनके मार्गदर्शन से ही मैं मानती हूँ सर कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इसके अलावा सर जो मानसिक स्थिति आपका स्ट्रांग रहना चाहिए, तो उसके लिए मैं अपने सारे दोस्तों को भी श्रेय देती हूँ कि उन्होंने कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं होने दिया कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, सबका आशीर्वाद और साथ था। तो एक तो सबसे बड़ा योगदान कोचिंग का है और मेरे फैमिली का है। फैमिली का तो सर्वोपरि रहता है, क्योंकि जब तक फैमिली वाले ही आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप करेंगे कैसे? रायपुर नहीं भेजेंगे तो आप कोचिंग कैसे आएंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर ठान लें कि मुझे करना है तो आप कर ही लेंगे। बस आपको एक ठानना पड़ेगा और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, निरंतरता बनाए रखना पड़ेगा। अगर मान लो 2023 में मन से हार जाती, मेरा सहायक शिक्षक में हूँ यार, नहीं लग रहा, मैं गांव चली जाती हूँ, पीएससी इतना बड़ा है, होगा कि नहीं होगा मेरा, क्योंकि लोग का हो ही नहीं रहा है। आप ये मिलते हैं तो देखते हैं कई ऐसे लोग हैं जो 5 बार इंटरव्यू दिए लेकिन अभी भी नहीं हुआ है, तो मेरा होगा कि नहीं। तो आप अगर रायपुर आए हैं पढ़ने, कोचिंग ज्वाइन किए हैं, तो एक ही मकसद होना चाहिए आपका, पढ़ना। जी सर। जो बाकी कोई काम है वो सेकेंडरी काम है आपका, करना नहीं करना उसको छोड़ो, लेकिन पहला मेरा काम है क्या? पढ़ना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो आगे की जो अभी अब तो 26 नवंबर को हमारा क्या आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है फिर से लोक सेवा आयोग द्वारा अपना नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो उसमें क्या आने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो आप अटेम्प्ट करेंगे, पहला अटेम्प्ट हो सकता है, किसी का दूसरा अटेम्प्ट हो सकता है, किसी का तीसरा अटेम्प्ट हो सकता है, उनको आप अपनी तरफ से क्या गाइडेंस देना चाहिए कि क्या पढ़ें अभी, क्या नहीं पढ़ें, क्या छोड़ दें, कैसे रणनीति रखें प्री निकालने के लिए? जी सर। सबसे पहले तो जिन लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, मैं मानती हूँ कि अभी प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रीलिम्स जैसे अपना सामान्य अध्ययन का पेपर है, तो उसमें आप छत्तीसगढ़ और भारत का ही सबसे ज़्यादा है, तो छत्तीसगढ़ के लिए आप पूरा मतलब कंप्लीट उसको पढ़ ही डालिए, जितना भी हिस्ट्री ज्योग्राफी है उसको। और इंडियन जीएस के लिए सर मैं बोलना चाहूँगी कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 मेजर सब्जेक्ट अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो फिर जो जीएस का अपना पार्ट 2 है उसको आप बहुत अच्छे से कवर कर पाते हैं। क्योंकि सर छत्तीसगढ़ तो सभी से बनता है, ऐसा मैं मानती हूँ। छत्तीसगढ़ तैयार करने का उतना ज़रूरत भी नहीं रहता है। तो आप इंडियन जीएस में जो 3 सब्जेक्ट हैं उस पर मेजर फोकस करें। साथ ही जो सीसेट के लिए जिन लोग अपने आप को समझते हैं कि सीसेट के लिए तैयारी करना चाहिए, तो मैं बोलूँगी उसको थोड़ा सा सेकेंडरी रखिए आप। अभी जितना ज़्यादा आप जीएस में फोकस कर सकते हैं, और एमसीक्यू के लिए आप जो भी घटना चक्र वगैरह जो भी सोर्स हैं वो ले सकते हैं, बट टेस्ट सीरीज मस्ट है। तो मतलब ये है कि अगर आप एमसीक्यूज कंटिन्यू लगाएंगे तो आपका एक तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आप जब वहाँ पेपर में बैठेंगे तो हो सकता है आपसे जो क्वेश्चन नहीं आता है वो भी आ जाएगा वहाँ, क्योंकि नहीं आप इतने को एमसीक्यूज लगाएंगे, हो सकता है एक क्वेश्चन आपका ऐसी हो जाए जो आप पढ़े हैं लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन पेन वहाँ चले जाता है कि आंसर यही है। जी सर। तो आपका भी एक अच्छा संघर्ष रहा है। ऐसा है कि आपके घर वाले ने इतना सपोर्ट किया, एक लड़की को आज 22 साल की उम्र में आप डीएसपी के पद पर चयनित हैं। आज मैं भी व्यक्तिगत तौर से आपको मैं संविधान और इकोनॉमी पढ़ाया हूँ, मेरे आज व्यक्तिगत रूप से भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, साथ ही साथ पूरा संस्थान आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा, इनका एक डिटेलिंग वीडियो हम डालेंगे इसमें, इनका संघर्ष कैसे रहा है, क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, इनका एक सेमिनार कराएंगे भविष्य में।
आने वाले समय में अभी उनका खुशी का मौका है, आज वो गाँव जाना चाहती हैं, वो गांव जाएंगी, मम्मी पापा से मिली नहीं है, अभी सिर्फ रायपुर में सहपाठियों से, टीचर से सबको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, मिठाई खिला रही हैं। तो जब वो वापस आ जाएंगी तो फिर एक हम पूरा उनका एक सेमिनार कराएंगे कि डीएसपी बनने की खुशी क्या थी, क्या तैयारी थी, क्या रणनीति थी। अभी तो हमने एक शॉर्ट एक नॉलेज लिया है कि कैसे तैयारी वो की हैं। और मैं फिर से बधाई देना चाहूँगा डीएसपी पद में चयनित होने के लिए, और आपका धन्यवाद उड़ान धन्यवाद IAS सर। एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद सर।